नमस्ते। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य की कहानी खंगाल रहे हैं, मगध। हाँ, मगध का उदय। कैसे वो इतना शक्तिशाली बना? बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ वीडियो चर्चाएं हैं जो ये बताती हैं कि कैसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब जब वो 16 महाजनपद वाला दौर था, तो मगध उन सब पर क्या कहते हैं भारी पड़ गया। जी, कैसे वो सबसे आगे निकल गया, ये समझना दिलचस्प है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इसकी कामयाबी के पीछे के असली कारण समझें और इसके जो शुरुआती राजवंश थे उनकी कहानी जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही है, 16 महाजनपदों के बीच आखिर मगध ही क्यों? क्या खास था उसमें? देखिए, मगध के आगे निकलने के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, कई सारी बातें थी। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देखिए। ये गंगा के मैदान के ठीक बीच में था। जमीन बहुत उपजाऊ। हाँ, मतलब खेती जबरदस्त होती होगी। बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होता था और यही राज्य की अमीरी का बड़ा आधार बना। फिर राजधानी देखिए, राजगीर। गिरिव्रज भी कहते थे शायद। हाँ, गिरिव्रज। वो 5 पहाड़ियों से ऐसी घिरी थी जैसे कोई कुदरती किला हो। अच्छा। और बाद में जब पाटलिपुत्र राजधानी बनी हम्म। तो वो भी गंगा, सोन, गंडक नदियों के संगम पर, मतलब पानी का किला एक तरह से, बहुत सुरक्षित। और जाहिर है सिर्फ खेती और सुरक्षा ही नहीं, जमीन के नीचे भी कुछ था, खनिज वगैरह। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। राजगीर और गया के पास लोहे और तांबे के बड़े भंडार थे। अब देखिए, लोहा मिल गया तो बेहतर हथियार बने होंगे, औजार भी। हाँ बिल्कुल, सेना मजबूत हुई, खेती बेहतर हुई। और गंगा जैसी नदियों पर कंट्रोल का मतलब था व्यापार के रास्तों पर कब्जा। पैसा आया उससे। जी, पैसा भी आया और बड़ी आबादी थी तो सेना, खेती, शहर बसाने के लिए लोग भी काफी थे। तो ये तो हो गए भौगोलिक और आर्थिक फायदे, लेकिन सिर्फ इनसे तो काम नहीं चलता, लीडरशिप भी चाहिए होती है। क्या मगध को सही राजा मिले? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। मगध को बिंबिसार, फिर अजातशत्रु और बाद में महापद्मानंद जैसे बहुत महत्वाकांक्षी और काबिल राजा मिले। इन्होंने लोहे के हथियारों का भरपूर इस्तेमाल किया। और एक और मजेदार बात, हाथी। हाथी सेना में? हाँ, मगध की सेना में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल होता था। शायद ये पहले थे जिन्होंने ऐसा किया। और युद्ध में हाथी तो मतलब गेम चेंजर साबित हुए होंगे उस जमाने में। हाँ, सोच सकता हूँ। और उन्होंने सिर्फ सेना ही नहीं, प्रशासन भी मजबूत बनाया। बिंबिसार ने तो एक परमानेंट सेना रखी थी, सेनिया कहते थे उसे। अच्छा, मतलब स्टैंडिंग आर्मी। ये तो समय के लिए बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। ज्यादातर राज्य तो जरूरत पड़ने पर सैनिक बुलाते थे। स्थायी सेना का मतलब राजा हमेशा तैयार रहता था। और उस समय समाज में भी कुछ बदलाव आ रहे थे, नए धर्म उभर रहे थे। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। मगध का समाज थोड़ा मिला जुला था। आर्य संस्कृति भी थी, स्थानीय परंपराएं भी। उस वक्त तक वैदिक धर्म काफी जटिल हो गया था। कर्म कांड बढ़ गए थे, ब्राह्मणों का दबदबा था। इसी माहौल में जैन और बौद्ध धर्म आए। उन्होंने इन चीजों पर सवाल उठाए, सरल रास्ता दिखाया। और इनको समर्थन भी मिला। हाँ, क्षत्रियों से तो मिला ही, साथ ही व्यापार से जो वैश्य वर्ग अमीर हो रहा था, उन्हें भी ये नए विचार पसंद आए। वो समाज में अपनी जगह ढूंढ रहे थे। तो अब शासकों पर आते हैं। हर्यक वंश से शुरुआत हुई। बिंबिसार ने नींव रखी। कहते हैं उन्होंने शादियों से साम्राज्य फैलाया। हाँ। बिंबिसार बहुत चतुर शासक थे, कूटनीति में माहिर। कोसल की राजकुमारी से शादी की तो दहेज में काशी मिल गया, बड़ा अमीर इलाका था। वाह। फिर वैशाली के लिच्छवियों की राजकुमारी चिलना से शादी करके उत्तरी सीमा सुरक्षित कर ली। पंजाब के मद्रकुल में भी शादी की। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ शादियां ही की। अच्छा। सैन्य कार्रवाई भी की। जी हाँ, पड़ोसी अंग राज्य को जीता, अपने पिता की हार का बदला लिया। और अवंती के राजा चंड प्रद्योत से पहले दुश्मनी थी, लेकिन जब वो बीमार पड़े तो बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक भेजा। वही मशहूर जीवक? हाँ, वही। और इससे दोनों में दोस्ती हो गई। ये दिखाता है कि वो कितने दूर की सोचते थे। लेकिन सत्ता का सफर हमेशा शांत नहीं रहता। हाँ, उनके बेटे ने ही। हाँ, ये दुखद है। कहते हैं उनके बेटे अजातशत्रु, जिनका दूसरा नाम कुनिका भी था, उन्होंने बिंबिसार को कैद करके मार डाला और गद्दी पर बैठ गए। ओहो, इससे तो परिवार में ही झगड़े शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल। कौशल के राजा प्रसेनजित, जो अजातशत्रु के मामा थे, वो नाराज हो गए, काशी वापस छीन लिया। लेकिन अजातशत्रु भी कम नहीं थे। युद्ध में प्रसेनजित को हराया, काशी वापस लिया और उनकी बेटी वजीरा से शादी भी कर ली। और अजातशत्रु ने युद्ध में कुछ नए प्रयोग भी किए थे, ऐसा सुना है, रथमुसिल जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल। वज्जी संघ यानी वैशाली को जीतने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी
और कहते हैं इसी युद्ध में रथ मूसल, मतलब ऐसा रथ जिसमें घूमने वाले ब्लेड लगे हों और महाशिला कंटक, बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन जैसे नए हथियार इस्तेमाल किए। गजब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी, और अजातशत्रु के ही समय राजगीर में पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी, बुद्ध के उपदेशों को सहेजने के लिए। अजातशत्रु के बाद उनके बेटे उदयन आए और उन्होंने पाटलिपुत्र की नींव रखी, जो आगे चलकर बहुत मशहूर हुई। एकदम सही। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलीग्राम नाम का एक किला बनवाया। वही बाद में पाटलिपुत्र बना। खैर, हर्यक वंश का आखिरी राजा नागदशक थोड़ा कमजोर था, तो उसी के एक मंत्री शिशुनाग ने उसे हटा दिया और शिशुनाग वंश शुरू हुआ। हाँ, शिशुनाग ने एक बहुत बड़ा काम किया, अवंती को हराया। मगध का पुराना और बहुत ताकतवर दुश्मन था अवंती। उसे आखिर मगध में मिला लिया और राजधानी कुछ समय के लिए वैशाली ले गए। फिर शिशुनाग के बाद उनके बेटे कालाशोक। जी, कालाशोक, जिन्हें काकवर्ण भी कहा गया है, उनके समय में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई और उन्होंने राजधानी वापस पाटलिपुत्र में स्थापित कर दी, जो फिर लंबे समय तक मगध की राजधानी रही। और फिर आता है नंदवंश, जिसने मगध को शायद उसके शिखर पे पहुंचा दिया शुरुआती दौर में। सही कह रहे हैं। शिशुनाग वंश के बाद महापद्मनंद ने नंदवंश की नींव रखी। पुराणों में उन्हें आखिरी शिशुनाग राजा का शूद्र मां से जन्मा पुत्र बताया गया है। महापद्मनंद बहुत ही ताकतवर राजा था, शायद पहला गैर क्षत्रिय सम्राट जिसने इतने बड़े इलाके पर राज किया। उसने उपाधियां भी लीं, एक राट मतलब एकमात्र सम्राट, सर्व क्षत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। बाप रे, काफी डरावनी उपाधि है। हाँ, ये उसकी ताकत दिखाती है। उसने उत्तर भारत के कई पुराने राजवंशों को खत्म किया, कलिंग यानी आज के ओडिशा को भी जीता। हाथी गुम्फा शिलालेख में लिखा है कि वो कलिंग से एक जैन मूर्ति भी जीत कर लाया था। और नंदवंश का आखिरी राजा था धनानंद, सिकंदर के समय वाला। हाँ, धनानंद। नंदों के पास पैसा बहुत था, बेहिसाब दौलत। इसका जिक्र तो दक्षिण भारत के संगम साहित्य में भी मिलता है। अच्छा जी, लेकिन कहते हैं धनानंद अपनी प्रजा में लोकप्रिय नहीं था, बहुत लालची और घमंडी माना जाता था। और शायद इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से उसे हराया और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। जी। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें, मगध का ये जो उदय था, ये कोई एक चीज से नहीं हुआ। इसमें उपजाऊ जमीन का हाथ था, लोहे जैसे खनिजों का, नदियों का, सुरक्षित राजधानियों का, हाथियों वाली सेना का, और हाँ, बिंबिसार से लेकर महापद्मनंद तक इन महत्वाकांक्षी राजाओं का भी। बिल्कुल, ये सब चीजें एक साथ आईं। हर्यक, शिशुनाग और नंद वंशों ने वो नींव तैयार की जिस पर मौर्यों ने एक बहुत बड़ी और शानदार इमारत खड़ी की। उन्होंने सिर्फ साम्राज्य ही नहीं बढ़ाया, बल्कि वो प्रशासनिक और सैन्य ढांचा भी बनाया जो बाद में काम आया। एकदम सही नजरिया है। और यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या? ये जो नंद वंश था, खासकर महापद्मनंद, जिसने लगभग सारे पुराने क्षत्रिय वंश खत्म कर दिए थे, अगर वो कुछ और समय तक टिका रहता, उसकी ताकत बनी रहती, तो क्या मौर्य साम्राज्य का उदय वैसे ही होता जैसा हम जानते हैं? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। शायद इतिहास कुछ और होता।